चलिए रुक करते फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद फोन पर अधिकारी फोन उठा रहे हैं और कौन नहीं। इंडिया न्यूज ने अब इसका रियलिटी चेक किया है। सबसे पहले प्रयागराज के डीएम को फोन लगाया गया। पहले तो फोन स्टोनो ने उठाया, हालांकि बाद में उनसे बात हुई। इंडिया न्यूज में अपने रियलिटी चेक में गाजीपुर के डीएम को फोन लगाया गया। सीयूजी नंबर पर किए फोन को डीएम के बदले किसी और ने उठाया। डीएम ने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। इंडिया न्यूज की टीम ने वाराणसी के एसएसपी को फोन किया है। आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि एसएसपी आम लोगों का फोन उठाना जरूरी नहीं समझते। हमारे फोन कॉल को भी एसएसपी साहब ने नहीं उठाया। इंडिया न्यूज संपादक अरविंद चतुर्वेदी ने भदोई के डीएम को फोन किया है। भदोई के डीएम ने खुद फोन उठाया और सभी सवालों पर जवाब भी दिया। इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में सीएम सिटी के डीएम हुए फेल। आम जनता का फोन उठाना जरूरी नहीं समझते हैं गोरखपुर के डीएम। इंडिया न्यूज की टीम ने चित्रकूट के डीएम को फोन किया था, जिसमें डीएम ने फोन उठाया और सभी सवालों के जवाब दिए। लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समारोह को संबोधित करेंगे। इस मौके पर वो डाक टिकट भी जारी करेंगे। सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक का निधन हो गया है। कल्बे सादिक के निधन पर सीएम ने जताया दुख। सीएम ने आत्मा की शांति की कामना की। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा अयोध्या एयरपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दिला जाएगा दर्जा। 2 से 4 दिसंबर तक होगी 36,590 सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग। नियुक्ति के लिए सभी जिलों में होगी काउंसलिंग। लखनऊ में हाथरस मामले में होगी सुनवाई आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। सीबीआई को कोर्ट में पेश करनी है स्टेटस रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे कई सवाल। डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता में भारी अंतर। शहरी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में भारी अंतर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में महानिदेशक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को किया तलब। कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश। अत्याधिक प्रभावित 6 जिलों को लेकर निर्देश। ड्रोन कैमरे से मास्क पहनने की होगी निगरानी। प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ में मास्क पहनना अनिवार्य। कानपुर और गौतम बुद्ध नगर में भी मास्क पहनना अनिवार्य। रामपुर में आजम खान को कोर्ट से राहत। अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से मिली बड़ी जमानत। शत्रु संपत्ति केस में कोर्ट से जमानत मंजूर। 10 केस में सांसद आजम खान को मिली जमानत। बांदा मंडल कारागार में बंद आरोपी निलंबित। जूनियर इंजीनियरिंग राजभवन की सीबीआई को रिमांड नहीं मिल सकी। सीबीआई आरोपी के रिमांड के लिए पिछली 16 नवंबर से पोस्को कोर्ट बांदा के चक्कर लगा रही है। नोएडा में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कोविड हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। साथ ही जिला अस्पताल का भी किया निरीक्षण। नोएडा जयप्रताप सिंह ने कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। लखनऊ में बंतरा शराब कांड मामला। मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंची मंत्री स्वाति सिंह। 10 दिन बाद मृतक के परिजनों से मिलने पहुंची मंत्री स्वाति सिंह। मृतक परिजनों से मिलकर मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। यूपी सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर कौशाम्बी जनपद में हैं। आज उन्होंने मंजनपुर मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता के दौरान लफ्ज़ियात कानून पर बयान दिया और कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ऐसे सख्त से सख्त कानून बनाने में माहिर है।
लखनऊ के शेरपुर लवल गांव में भी पहले ऐसे ज्ञान केंद्र की शुरुआत की गई थी। इस ज्ञान केंद्र में गरीब बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर पढ़ाने वाले कोई सरकारी अध्यापक नहीं बल्कि गांव के ही मेधावी बच्चे हैं जो इन गरीब बच्चों को ट्यूशन देकर उनकी पढ़ाई में सहयोग करेंगे। फैजाबाद के सामुदायिक केंद्र और बैंक्वेट हॉल में लोगों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी लगाए गए। इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग एकत्रित ना हो। मेरठ में शादी में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया। दूल्हे दुल्हन के पिता और मंडप संचालक हेमंत वेजल पर मुकदमा दर्ज। शादी में 100 से ज्यादा लोग रहे शामिल। मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा गया था ख्याल। हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव गवाराऊ में कुछ दबंगों ने पिछले 25 वर्षों से हरिजन कल्याण के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जा कर कच्चे पक्के निर्माण कर लिए गए थे, जिसकी सूचना समय समय पर मौजूदा प्रधानों ने प्रशासन को दी, लेकिन दबंगों ने कब्जाई हुई जमीन को खाली नहीं किया। जिसके बाद प्रकरण जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा के संज्ञान में आया तो तत्काल तहसील कर्मियों और पुलिस फोर्स के साथ गांव में पहुंच गए और उन्होंने कब्जाधारियों में बनाए गए कच्चे पक्के निर्माण को जेसीबी से ढहा दिया और जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। रामपुर जिले के थाना मिलक गांव मेहंदीपुर में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर मामूली सी बात पर खासुनी हुई, जहां पर एक पक्ष का शख्स अपनी बोलेरो गाड़ी से खेत पर जा रहा था। अचानक से दूसरे पक्ष के खेत में उसकी बोलेरो कार पर पहिया चला गया और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके में निजी कीर्ति नर्सिंग होम में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। राजेश नामक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी सपना को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था, जहां रात्रि में डिलीवरी के दौरान मृत शिशु पैदा हुआ, जिसे अस्पताल प्रबंधन ने अपने डीप फ्रीजर में रखवा दिया था। फैजाबाद के भोजपुर थाने के बाहर महिलाओं ने शादी का कार्ड हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि घर में कुछ पुलिसकर्मी घुस गए और उन्होंने लड़की की शादी में देने के लिए दहेज का सामान तोड़ दिया। इस दौरान घर में रखे वॉशिंग मशीन, बाइक और एलईडी टीवी के अलावा अन्य तमाम सामान तोड़ दिए गए। महिलाएं अब उन पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। महिलाओं का कहना है कि मामला दिवाली की रात से शुरू हुआ था, जिसमें जुआ खेलने की शिकायत पर कुछ पुलिसकर्मी उनके इलाके में पहुंचे थे। इस बीच लोगों से पुलिसकर्मियों की खासुनी हो गई थी, जिसका बदला वे बार बार गांव के घरों में जाकर ले रहे हैं। संगम नगर प्रयागराज में देवस्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर यमुना तट पर दीपदान और मां कालिंदी की आरती की गई। यमुना नदी के तट पर बाबा मोजगिरी घाट पर यह आयोजन पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। दीपदान के इस महायज्ञ में 21,000 दिए यमुना नदी में अर्पित किए गए। इस अवसर पर देश में सांप्रदायिक सौहार्द और अमन चैन बना रहे, इसकी भक्तों और साधु संतों ने कामना की। इस मौके पर जुटे जूना अखाड़े के साधु संत और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कोरोना की महामारी से देश और दुनिया को जल्द मुक्ति मिले, इस कामना को लेकर दीपदान किया। फैजाबाद के राजनगर इलाके में तेंदुए देखा गया है। 12 घंटे के ज्यादा वक्त बीत चुका है, हालांकि अब तक ये जानवर पकड़ में नहीं आ सका, जिसके चलते प्रशासन और पुलिस की चिंता काफी बढ़ गई है। पुलिस रात में घोषणा कर रही है कि आपके इलाके में एक संदिग्ध जानवर घूम रहा है, इसलिए लोग सतर्क रहे। वहीं तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा भी मंगवा लिया गया। हाथरस के गेट क्षेत्र थाना इलाके में 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रेप घटना सामने आया है। रेप का आरोप गांव के ही 29 साल के युवक पर लगा। परिजनों ने थाने में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गया। मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश अनिल यादव घायल हो गया।
जबकि एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। टेम्पो में सवारी बैठाकर करता था लूट और हत्या। 3 हत्याओं की वारदात में फरार था बदमाश। शामली के कांडला थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने घायल को प्राथमिक उपचार के बाद घायल की गंभीर हालत देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया है। पूरा परिवार पंजाब से बागपत शादी में शामिल होने जा रहा था। बहराइच के फकरपुर इलाके में टहलने निकले चाचा भतीजे की कुएं में गिरकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में साड़ी के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद आदिकाल से गंगोत्री से रावल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल कलश लेकर जाते हैं। आज गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज कलश को लेकर हरिद्वार निरंजनी अखाड़े पहुंचे। यहां मौजूद साधु संतों ने उनका भव्य स्वागत किया है। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा में मां मनसा देवी के चरण पादुका पर कलश का विधिवत पूजा किया गया। कल रावल मुरादाबाद से होते हुए 30 तारीख को पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां भगवान शिव को गंगोत्री के जल से अभिषेक किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा है कि उनके पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया था। अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा है कि ये बेहद दुख के साथ अपने पिता अहमद पटेल की दुखद और असामयिक मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। फैजल पटेल ने कहा कि 25 तारीख को सुबह 3:30 बजे उनके पिता का निधन हुआ। फैजल पटेल ने कहा है कि लगभग 1 महीना पहले उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और वे मल्टी ऑर्गन फेलियर की शिकार हो गए थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर गहरा दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वे अहमद पटेल के निधन से दुखी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने समाज की सेवा करते हुए सालों लगा दिए। पीएम मोदी ने कहा कि तेज दिमाग वाले अहमद पटेल को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा याद रखा गया। मैंने उनके बेटे फैजल से बात की है और उनकी संवेदना प्रकट की है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अहमद भाई की आत्मा को शांति दे। कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल के निधन से पार्टी में शोक की लहर है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि मैंने एक सहयोगी को खो दिया जिसका पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित था। सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने एक वफादार सहयोगी, एक दोस्त और एक कॉमरेड को खो दिया है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करती हूं और मैं उनके शोक संतप्त परिवार के लिए सांत्वना देती हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, आज एक दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के लिए एक स्तंभ थे। उन्होंने कांग्रेस में रहकर सांस ली और उन्होंने सबसे कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। वो पार्टी के लिए अतिबृहत संपत्ति थे। हम उन्हें याद करेंगे।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अहमद पटेल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अहमद जी न केवल एक बुद्धिमान और अनुभवी सहकर्मी थे जिनसे मैं लगातार सलाह और परामर्श के लिए मुखातिब होती थी, बल्कि वे एक अच्छे दोस्त थे जो हम सभी के साथ खड़े रहते थे। बसपा प्रमुख मायावती ने भी अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व देश के राजनीति का जाना पहचाना नाम श्री अहमद पटेल के आज सुबह निधन की खबर अति दुखद। उनके परिवार व मित्रों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। अहमद पटेल जी का कांग्रेस पार्टी और सार्वजनिक जीवन में बड़ा योगदान। दिग्गज कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस पार्टी ने शोक की लहर दौड़ गई है। पार्टी नेता और एसपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अहमद पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अहमद पटेल नहीं रहे, एक अभिन्न मित्र, विश्वसनीय साथी चला गया। हम दोनों सन 77 से साथ रहे। वे लोकसभा में पहुंचे और मैं विधानसभा में। हम सभी कांग्रेसियों के लिए ये एक बहुत दुखद वाली खबर। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोई भी कितना भी गुस्सा हो कर जाए, उन्हें मनाना और क्षमता भी थे उनमें संतुष्ट कर रही थी। मीडिया से दूर पर कांग्रेस के हर फैसले में वो शामिल थे। गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने अहमद पटेल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि आज भारत माता ने अपने एक बेटा खो दिया। हम लोगों ने अपने प्रिय दोस्त, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक को खो दिया। अर्जुन मोढवाडिया ने कहा है कि अहमद पटेल मेरे लिए हमेशा से रास्ता दिखाने वाले बने रहेंगे। कांग्रेस विचारधारा के प्रति दृढ़ संकल्पित जुझारू योद्धा, पार्टी के अनमोल रत्न अहमद भाई पटेल जी के निधन का समाचार हम सभी के लिए बेहद दुखद। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि वह अब तक जिन नेताओं से मिले हैं उनमें से अहमद पटेल सबसे तीक्ष्ण मेघा के शख्सियत थे। उन्होंने लिखा है कि उनके पास असाधारण टैलेंट था, उनकी याद करने की क्षमता अद्भुत थी। बिहार विधानसभा स्पीकर के चुनाव में एनडीए की जीत हो चुकी है। सदन में हंगामे के बीच स्पीकर पद का चुनाव हुआ और एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा ने जीत हासिल की। इस दौरान महागठबंधन के विधायकों की ओर से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए और गुप्त मतदान की अपील की गई। हालांकि उनकी अपील को ठुकरा दिया गया। चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को 126 और महागठबंधन को 114 वोट मिले। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने स्पीकर को उनकी कुर्सी तक पहुंचाया। दिल्ली एनसीआर की हवा में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि सांसों पर संकट बनाया है। सुबह दिल्ली एनसीआर की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। प्रदूषण के लिहाज से हॉटस्पॉट माने जाने वाले सभी इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है।